हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी समसूत्री विभाजन के बारे में, जिसको हम लोग एम फेज भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये 4 स्टेप होती है, 4 फेसेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। क्लियर है? तो चलिए साइटोप्लाज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइटोप्लाज्म नहीं, कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस होती क्या है। तो सूत्री विभाजन, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, साइटोकाइनेसिस का सिंपल सा मतलब है कि अभी केंद्रक का विभाजन किया था, अब किसका विभाजन करेंगे? कोशिका द्रव्य का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों से संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो यह हम लोग देख चुके थे, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यानी जो केंद्रक है उसका पृथक्करण होता है, वो अलग होते हैं। एक केंद्रक से 2 केंद्रक हम लोग बनाते हैं, तो उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, जो चित्र 10.2 यानी कि ये वाला, सॉरी ये नहीं है, 10.2 ये, ठीक है। तो ये हमको बताया गया है। 1 मिनट, हाँ ये बताया गया है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला में एक खाँच विधि से संपन्न होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये एक ही चीज़ याद रखनी है। 1 मिनट, किसकी बात करें? प्राणियों में। याद रखना, एनिमल में जो कोशिका का विभाजन होता है ना, वो होता है कोशिका खाँच विधि द्वारा। यानी होता क्या है, कोशिका कुछ इस टाइप से बनती है, इसको कहते हैं खाँच। वो खाँच खुजली वाला नहीं, ये कॉन्ट्रिक्शन धीरे 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 बड़ा होता है और यहाँ से एक कोशिका से 2 कोशिका का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कोशिका खाँच विधि द्वारा होता है। खाँचों को लगातार गहरा होने व अंत में केंद्रक में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। यह आपको याद रखना है। यद्यपि पादप कोशिका जो अपेक्षाकृत अप्रसारणी कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिका में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका में केंद्रक से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है और नई कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टी कहते हैं। 1 मिनट, जो 2 सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे देखते हैं। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, बस इतनी सारी जो बातें हम लोगों ने पढ़ी कि प्लांट कोशिका की बात करें तो उसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है कोशिका पट्टी द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी सेल प्लेट के द्वारा। क्या लिखते हैं? सेल। 1 मिनट, इसको लिखते हैं हम लोग सेल प्लेट के द्वारा। तो सेल प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया है सेल बायोलॉजी में, जब सेल वॉल पढ़ा था तब बताया था मैंने आपको। क्या बोल रहे हैं? 2 सन्निकट कोशिका, यानी 2 कोशिका रहती है और उसके बीच में आपको जो है ना मध्य पटलिका देखने को मिल जाएंगी। तो ये याद रखना, 2 कोशिकाओं के बीच में जो है आपको मध्य पटलिका देखने को मिलती है। इसी वजह से जो है कोशिका विभाजन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे 1 मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लवक, प्लास्टिड को ही लवक कहते हैं, इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं और हिंदी में लवक का 2 संतति कोशिकाओं का वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के समय कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। अगर बहुकेंद्रिकी कोशिका है तो उसको संकोशिकी कहते हैं। एग्जाम्पल नारियल का तरल भ्रूणपोष, ठीक है। ये 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे बनती है, ये पूरी सेल थी तो ये बनती है सेल प्लेट यानी कोशिका पट्टी, ठीक है, यानी सेल प्लेट। और इसी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया या लवक वगैरह जितने भी कोशिकाएं हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, उनका वितरण हो जाता है। और यहाँ पे केंद्रक के साथ साथ जो है, पहले केंद्रक का पहले हो गया था,
तो यहाँ पे जो है 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब एक और बात जो एनसीईआरटी माता ने हमें बताई है, कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता ही नहीं है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का, लेकिन कई बार नहीं होता है, तो जिसके कारण कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। वैसे तो एक होता है जिसको बहुकेंद्रिकी कोशिका कहते हैं, तो ये याद रखना, क्या कहूँगे उसको आप, समकोशिकी। एग्जाम्पल क्या है, नारियल का तरल भ्रूण पोष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूत्रीय विभाजन का महत्व क्या है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। सूत्रीय विभाजन के महत्व की बात करें तो सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, सूत्रीय विभाजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका में, जिसको डिप्लॉइड कहते हैं। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिका में भी जो है आपको सूत्रीय विभाजन देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना है। सूत्रीय यानी समसूत्रीय विभाजन। तो सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसका क्या महत्व है। तो क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहाँ, तो एनसीईआरटी माता आपसे पूछ रही है, बता नहीं रही है, आपसे पूछ रही है, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हो जहाँ आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा हो। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिका साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत की जाती है और अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होते रहती हैं। चलो तो इसको एक बार समराइज करते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो बहुकोशिकीय कोशिका होती है ना, उसमें तो समसूत्री होता ही होता है, जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बीच का अनुपात जो है ना, वो मतलब अव्यवस्थित हो जाता है। इसी वजह से कोशिका विभाजित होकर जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात जो है मेंटेन रखती है। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कि ये क्या करता है, कोशिका की मरम्मत, यानी कि अगर हमको चोट लगी तो वहीं पे दूसरी कोशिका अपने आप बन जाती है। तो अगर वो कोशिका अपने आप बन रही है तो ये याद रखना, वो बनती है समसूत्रीय विभाजन के कारण। इसके बाद बात करते हैं अधिचर्म की ऊपरी सतह, यानी जो हमारी स्किन होती है, जो उसकी ऊपरी लेयर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आहार नाल, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो नाल होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। भीतरी यानी उसकी जो आंतरिक सतह की जो कोशिकाएं होती है एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर जो है प्रतिस्थापित होती रहती है, ये आपको याद रखना है, यानी कि बदलते रहती है। तो यहाँ पे जो है समसूत्री होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कि ये अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। तो चलो हम लोग देखते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये होता है अर्धसूत्री, ये है 2n कोशिका। अब ये एक बार यहाँ समझ लेंगे तो थ्योरी समझने में ईजी जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब यहाँ से ये गैमेट बनेंगे, ठीक है, यानी युग्मक बनेंगे, तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएंगी, आदि। तो ये याद रखना कि यहाँ पे इसको कहते हैं मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होता है यानी एक बार, और यहाँ से फिर एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, तो फिर ये भी n बनेंगी और ये भी n बनेगी। यहाँ पे होता है मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो ये याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन वो होता है जिसके अंत में आपको 4 कोशिका दिखाई देंगी। कैसी, n यानी कि अगुणित। दूसरी बात, गुण, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, ये याद रखना। यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, n। लेकिन आपको ये याद रखना कि जो मियोसिस सेकंड है ये समसूत्री विभाजन के समान होता है, यानी अगर यहाँ n है तो यहाँ पे भी n ही रहेगा, यानी कि गुणसूत्र की संख्या क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आपको याद रखना है लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिका से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो मैंने आपको बताया कि युग्मक का निर्माण होगा, फिर जो है द्विगुणित कोशिका से वो बनता है,
और वहाँ पे होता क्या है कि अगुणित संतति कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आदि, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन का अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि 2 बार जो है आपको मियोसिस देखने को मिलेगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं विशेषता क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है, ये आपको याद रखना है। देखो, आपको ये याद रखना है कि जब भी कोशिका विभाजित होंगी तो पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का। तो याद रखना 2 अनुक्रमिक चक्र चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो है डिवाइड होने से पहले हम लोगों ने देखा था, एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2 और ये होता है M। तो यहाँ से G1 से लेके G तक के जो फेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोगों ने लिखा था इंटरफेस, यही लिखा था। क्लियर है। तो वहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे कोशिका विभाजित नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एस फेस में क्या होता है, जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन। तो ये याद रखना, यहाँ पे 2 बार चल रहा है ये M1 और M2, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार चक्र चलेगा। याद रखना, इस विभाजन में डीएनए का प्रतिकृतन सिर्फ एक ही बार पूर्ण होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस अवस्था में। 1 मिनट। एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, यानी जो एस अवस्था में क्या होता है, पैतृक गुणसूत्रों का प्रतिकृतन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एस अवस्था में, और ये G1 है, ये G2 है, एस अवस्था में क्या होता है, याद रखना, डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो गुणसूत्र है उसका डिवीज़न नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, जो क्रोमोसोम है उसका डिवीज़न नहीं होता है। कहाँ पे, हम लोगों ने समसूत्री में पढ़ा था। लेकिन याद रखना है आपको यहाँ पे कि ये कहाँ पे, मियोसिस में। ठीक है, यहाँ पे एस अवस्था में जो पैतृक गुणसूत्र होते हैं उसका प्रतिकृतन होता है। प्रतिकृतन का मतलब होता है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी, यानी 1 से 2 हो जाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। समजात गुणसूत्र का मतलब समान जाति के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, जिसको अपन युगलन कहते हैं। और यहाँ पे जो है, मान लो ये 2 गुणसूत्र है, तो ये आपस में मिलके जो एक नया जो गुणसूत्र बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुनर्योजन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन, यानी कि कोई नई चीज़ बनना। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना कि अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मियोसिस फर्स्ट और ये होता है मियोसिस सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा M1 और ये हो जाएगा हमारा M2। ठीक है, तो ये याद रखना। समसूत्री में हम लोगों ने प्रोसेस देखी थी PMA और T, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो वही यहाँ पे भी होती है, बस अंतर ये लग जाता है, यहाँ पे फर्स्ट जुड़ जाता है, यहाँ पे सेकंड। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की। तो ये याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी कि क्या हो जाएगा, ये मियोसिस फर्स्ट। तो इसकी पूर्वावस्था फर्स्ट देखते हैं हम लोग। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी और जटिल होती है, ये आपको याद रखना। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, एक तो आएगा लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन, और इसके बाद डाइकाइनेसिस। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो
ये हमारा क्या क्या हो गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे इसको आप कैसे याद रखोगे प्रोफेस फर्स्ट के 5 स्टेप को, तो एक शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि आप ऐसे याद रख सकते हो। लेज़ी, लेज़ी का मतलब क्या होता है, पागल। ठीक है, पागल, सॉरी 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 1 मिनट। तो पी का मतलब यहाँ पे पागल होता है, लेज़ी का मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो ये हो गया आलसी। तो आलसी, पागल, डीडी, ये भी आप याद रख सकते हो। या तो फिर आप इसको ऐसे याद रखोगे, देखो स्टोरी सुनो। स्टोरी क्या है, पहली बात तो ये देखते हैं लेप्टोटीन, इसके बाद क्या है जाइगोटीन, इसके बाद है पैकेटिन का डिप्लोटीन और उसके बाद डाइकाइनेसिस। अब आप सुबह जो है संडे के दिन 8 बजे सो के उठ रहे हो, क्या हुआ, जब तक कि सब लोग तो चाय पी लेंगे, तो ये आप बड़े सुंदर से आपकी तस्वीर बना दी मैंने। ठीक है, ये आप हो। तो आप संडे आराम से सो के उठ रहे हो, अब आप जा रहे हो दूध का पैकेट लाने, तो वहाँ पे डस्टबिन रखा रहता है। तो डस्टबिन में जो है ना बहुत सारे लोग दूध उन्होंने जो है यूज़ करके पैकेट फेंक दिया है। तो आप कह रहे हो यहाँ पे लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ, क्योंकि पैकेट से दूध निकाल लिया है। तो आप क्या कहोगे, लेफ्ट में जाओगे तो पैकेट मिलेगा डिब्बे में मरा हुआ। तो इस टाइप से आप 5 स्टेप को याद रख सकते हो। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है 5 टाइप, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो इतना ही, आपको पता है क्या करना है। तो आपको करना है वीडियो को लाइक, कमेंट्स करके बताना है कुछ डाउट हो या फिर कुछ सजेशन हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। सो थैंक यू।